हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 24 और चैप्टर नंबर 24 जो होता है, ये चैप्टर जो है वो है मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखो, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करें तो यूजुअली परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्यों किया जाता है। देखा जाए तो परिसंचरण तंत्र का मतलब ऐसा तंत्र, यानी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को शरीर के अलग अलग कोशिकाओं में या ऊतकों में पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होती है, और वो जो तंत्र होता है वो होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता किन किन कामों के लिए पड़ती है। जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें जो होती हैं, उन गैसों के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। विशेष प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, भोज्य पदार्थ जो होते हैं, उनको शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाने के लिए या शरीर के अलग अलग भागों से बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर यानी बाह्य वातों में पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होती है। तो तीन काम हमारे पास आते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा परिसंचरण यानी ऐसा तंत्र जिसका उपयोग विभिन्न गैसों के परिवहन और विनिमय में और भोज्य पदार्थ के साथ साथ उत्सर्जी पदार्थ जो बनने वाले उत्सर्जी जो पदार्थ जो होते हैं उनके परिसंचरण या फिर बाह्य वातावरण में निष्कासन जो होता है, इन कार्यों के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। अब आगे बात करते हैं परिसंचरण तंत्र जो होता है वो यूजुअली बात करें, अगर परिसंचरण तंत्र की जो खोज है इसकी बात करें तो परिसंचरण तंत्र यानी फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के पिता जो यानी जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है सर विलियम हार्वे। यानी विलियम हार्वे जो होते हैं वो परिसंचरण जो तंत्र होता है उस परिसंचरण तंत्र के क्या होते हैं, जनक होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी जो होता है विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं उसे एंजियोलॉजी कहा जाता है। तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। आगे बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकारों की। अगर बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है उसे कहा जाता है इंग्लिश में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि इस प्रकार का जो तंत्र होता है उसमें रुधिर का प्रवाह जो होता है वो सीधे ही कोशिकाओं और ऊतकों में होता है, यानी किसी प्रकार की नलिका उसमें नहीं पाई जाती, यानी डक्ट लेस जो तंत्र होता है उसे खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जिनमें किसी प्रकार की नलिकाएं नहीं, यानी नलिका विहीन जो होता है, यानी विशेष प्रकार की धमनी और शिराएं उसमें नहीं पाई जाती हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो होता है वो पाया जाता है अकशेरुकी जो जंतु होते हैं उनमें, यानी नॉन कॉर्डेट जो होते हैं, नॉन कॉर्डेटा के जो एनिमल होते हैं उनमें, जैसे सपोज मॉलस्का, उसके बाद आर्थ्रोपोडा,
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो होता है, बंद परिसंचरण तंत्र, जिसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो होता है, इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो इस प्रकार का जो तंत्र होता है, इसमें जो रुधिर का प्रवाह जो होता है वो नलिकाओं में होता है, यानी धमनी और शिराओं में होता है। इस वजह से इसे बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और ये परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कोर्डेटा संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें पाया जाता है। लेकिन अगर अपवाद की बात करते हैं तो देखो कहा क्या है मैंने, कोर्डेटा यानी कशेरुकी, जितने भी कशेरुकी जंतु जो होंगे उनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन अगर अपवाद की बात यहाँ पर आती है तो कुछ ऐसे नॉन कोर्डेटा संघ के प्राणी होते हैं जिनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, केंचुआ जो होता है वो एनेलिडा संघ का प्राणी है। तो एनेलिडा जो संघ का प्राणी जो होते हैं, एनेलिडा, इस एनेलिडा संघ के प्राणी जो होते हैं उनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि एनेलिडा संघ जो होता है वो नॉन कोर्डेटा प्राणी होते हैं, यानी नॉन कोर्डेट्स होते हैं। तो ये एक प्रकार का अपवाद हो जाता है। इसी प्रकार मोलस्का संघ के प्राणी जो होते हैं वो भी नॉन कोर्डेट होते हैं। तो मोलस्का संघ के प्राणी, अधिकांश प्राणी तो जो होते हैं उनमें तो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन एक वर्ग होता है गैस्ट्रोपोडा, तो इस गैस्ट्रोपोडा वर्ग जो होता है, मोलस्का का गैस्ट्रोपोडा जो वर्ग होता है, उस गैस्ट्रोपोडा वर्ग के जो जंतु जो होते हैं उनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें ऑक्टोपस जो आता है, तो ऑक्टोपस जो होता है उसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और ऑक्टोपस जो होता है वो अकशेरुकी जंतु होता है, ना कि कशेरुकी। तो ये दोनों अपवाद आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो परिसंचरण जो तंत्र जो होता है ये दो प्रकार का होता है, यानी यूजुअली परिसंचरण तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो होता है उसे कहा जाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा प्रकार जो होता है उसे कहा जाता है लसिका परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसे बोलते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। अगर सबसे पहले हम पढ़ते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो होता है हम 3 पॉइंट में करेंगे। पहला भाग पढ़ेंगे रुधिर, जिसे ब्लड कहा जाता है। दूसरे भाग की बात करेंगे तो हम बात करेंगे हृदय की, जिसे हार्ट कहा जाता है। और तीसरे भाग की बात करेंगे रुधिर वाहिनियाँ। तो रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम टॉपिक लेते हैं तो सबसे पहले रुधिर के बारे में बात करते हैं। रुधिर, देखो रुधिर की बात करें तो रुधिर जो होता है इसकी उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो मीजोडर्म से होती है, यानी इसका ओरिजिन या जो उत्पत्ति जो होती है वो मीजोडर्म जो जनन स्तर होता है उससे रुधिर की उत्पत्ति होती है। अगर देखा जाए कुल मिला के तो पूरे रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो विकास होता है वो मीजोडर्म से होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रुधिर की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। उसके बाद ये जो रुधिर जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी तरल होता है और संयोजी अवस्था में यानी संयोजी ऊतक के रूप में प्रेजेंट होता है। यानी रुधिर एक प्रकार का क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है जो तरल रूप में पाया जाता है। अगर इसके अन्य नामों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे कहा जाता है, देखो सबसे पहला नाम जो इसका होता है उसे बोला जाता है रिवर ऑफ लाइफ, यानी इसे जीवन की नदी कहा जाता है। इसके बाद इसे पेट्रोल ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जीवन का पेट्रोल जो होता है वो यही होता है, इसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चल सकती है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो इसे पुलिसमैन ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ब्लड, तो जो ब्लड जो होता है यानी ब्लड विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रुधिर का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ठीक है, पहली चीज तो हेमेटोलॉजी का मतलब होता है रुधिर का अध्ययन, रुधिर का अध्ययन। आगे बात कर लेते हैं, एक होता है हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस का मतलब होता है रुधिर का
निर्माण। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रुधिर का निर्माण होता है उसे हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस कहा जाता है। तो हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस इसे कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं। हीमेटोपोइसिस जो होता है, इस हीमेटोपोइसिस को दो भागों में बांटा गया है। यानी हीमेटोपोइसिस का निर्माण यानी पूरी प्रक्रिया जो होती है, यानी रुधिर के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे दो भागों में इसलिए बांटा जाता है क्योंकि शिशु यानी जो एम्ब्रियो स्टेज जो होती है, भ्रूणी अवस्था जो होती है, उस भ्रूणी अवस्था में विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा रुधिर का निर्माण होता है और वयस्क अवस्था में किस प्रक्रिया के द्वारा रुधिर का निर्माण होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, भ्रूणी अवस्था की हम अगर बात करते हैं तो भ्रूणी अवस्था में हमारा जो लिवर जो होता है वो, यानी जो शिशु की भ्रूणी अवस्था जो होती है, उस भ्रूणी अवस्था में शिशु का लिवर जो होता है वो रुधिर का निर्माण करता है। लिवर के साथ साथ स्प्लीन जो होता है उसे प्लीहा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद थाइमस ग्लैंड जो होती है वो भी यानी भ्रूणी अवस्था जो होती है उसमें रुधिर का निर्माण करती है। और योग सेक जो होता है एक विशेष प्रकार की भ्रूणीय झिल्ली होती है जिसे पीतक कोश हिंदी में कहा जाता है। तो भ्रूणी अवस्था में रुधिर का जो निर्माण होता है वो लिवर के द्वारा किया जाता है, प्लीहा के द्वारा किया जाता है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है और योग सेक यानी पीतक सेक के द्वारा, पीतक कोश जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। अगर वयस्क अवस्था की बात करते हैं तो वयस्क अवस्था में जो रुधिर का निर्माण जो होता है वो शरीर की जो लंबी अस्थियां जो होती हैं, लंबी हड्डियां जो होती हैं, लंबी अस्थियां, इन लंबी अस्थियों में पाया जाता है रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा। तो शरीर की लंबी हड्डियां जो होती है उसमें लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। उस लाल अस्थि मज्जा से इस रुधिर का निर्माण वयस्क अवस्था में होता है। तो रुधिर का निर्माण की प्रक्रिया हेमेटोपोइसिस कहलाती है, जो दो भागों में डिवाइड करके, क्योंकि भ्रूणी अवस्था में रुधिर का निर्माण अलग प्रकार से होता है और वयस्क अवस्था में रुधिर का निर्माण जो होता है वो अलग प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। दोनों को सम्मिलित रूप से हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। ये तो हो गई सारी बात। अब इसके बाद कुछ और बातें कर लेते हैं। रुधिर जो होता है उस रुधिर की पीएच 7.5 होती है, यानी रुधिर की जो पीएच होती है वो 7.5 होती है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी श्यानता की बात करते हैं। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। इसका श्यानता का जो गुणांक का मान होता है 4.4 से 5.5 सेंटीपोइज होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मात्रा की, अगर बात करते हैं तो शरीर में रुधिर की मात्रा 5 लीटर से 5.5 लीटर होती है, यानी 5.5 से 5.5 लीटर कुल मात्रा प्रेजेंट होती है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं शरीर के कुल भार की, अगर बात करते हैं तो शरीर के कुल भार का ये रुधिर जो होता है वो 7 से 8% भाग बनाता है। यानी शरीर के कुल वजन का 7 से 8% भाग जो होता है वो कौन बनाता है, रुधिर बनाता है। तो इस प्रकार से रुधिर जो होते हैं उसके बारे में हमने ये सारी बातें करी। अब हम बात करेंगे रुधिर जो होता है उसके संगठन की बात करेंगे। तो रुधिर का जो संगठन होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं जो रुधिर होता है उसके रासायनिक संगठन की बात करते हैं। तो रुधिर का संगठन, कंपोजिशन ऑफ रुधिर, ठीक है। अगर बात करते हैं, देखो रुधिर के संगठन की अगर बात करते हैं तो रुधिर जो होता है वो 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। यानी इसमें रुधिर के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसेल्स। यानी प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। देखो प्लाज्मा जो होता है वो टोटल ब्लड का 45% भाग जो होता है वो बनाता है और ब्लड कॉर्पसेल्स जो होती है वो टोटल ब्लड का 55% भाग बनाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्लाज्मा की। देखो प्लाज्मा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है यह रुधिर का तरल भाग होता है। तरल भाग यानी रुधिर जो होता है उसका तरल भाग होता है। टोटल ब्लड का 45% भाग बनाता है।
इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का, और ये थोड़ा एल्केलाइन तरल होता है, यानी एल्काइन तरल इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा का जो रासायनिक संगठन की बात करते हैं, तो प्लाज्मा का जो रासायनिक संगठन जो होता है इसके बारे में बात करें तो प्लाज्मा जो होता है उसमें जल जो होता है 90 से 92% तो वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो 6 से 8% होते हैं, और इनऑर्गेनिक मटेरियल की अगर बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थों की अगर बात करते हैं तो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं 0.9%। सबसे पहले ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल में पहला जो मटेरियल जो आता हमारे पास जो आता है वो आती है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो 4 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। पहली पाई जाती है एल्बुमिन, दूसरी ग्लोब्यूलिन, तीसरी प्रोथ्रोम्बिन और चौथी फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन की बात करते हैं तो इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। एल्बुमिन 4.4% होती है। टोटल जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है उसमें 4.4% मात्रा में क्या पाई जाती है, एल्बुमिन पाई जाती है। एल्बुमिन जो होती है वो यूजुअली इसका जो काम होता है एल्बुमिन प्रोटीन का, ये एक तो पहली चीज़ तो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो इसी एल्बुमिन प्रोटीन की होती है, प्लाज्मा प्रोटीन की। इसके बाद एक काम और होता है, ये कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, यानी जो बोमन संपुट जो होता है, हम नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बात करेंगे तो कुल मिला के ऑस्मोटिक परासरण दाब जो होता है, यानी वाहिनियों में परासरण दाब जो होता है उसका नियंत्रण कौन करता है, एल्बुमिन करता है। इसके एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो करती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बात करें तो ये 2.2% होती हैं। उसके बाद बात करें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा की बात करें तो अल्फा जो होती है वो कॉपर आयन जो होते हैं उनके परिवहन का कार्य करती है। बीटा जो होती है वो आयरन जो होता है उसके परिवहन में सहायता करती है। और गामा ग्लोब्यूलिन जो होती है ये एंटीबॉडी जो होती है उसके निर्माण में सहायता करती है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होती है ये रुधिर के थक्के बनाने का कार्य करती है, यानी रुधिर स्कंदन या रुधिर का जो थक्का जो होता है उसका निर्माण करती है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। आगे हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के पोषक पदार्थ भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। पोषक पदार्थों की बात करें तो वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और कुछ विटामिन जो होती हैं वो पोषक पदार्थों के रूप में प्रेजेंट होती है। कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल। ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल में आते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थों में ही आते हैं। उसके बाद कुछ अन्य पदार्थों की अगर हम बात करते हैं तो अन्य पदार्थों में सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, जितने भी ऑल हार्मोन और एंजाइम जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और रुधिर प्रतिस्कंदनकारी एक पदार्थ होता है जिसे बोला जाता है हिपेरिन, तो ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। आगे हम अगर बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो कार्बनिक पदार्थों से। अकार्बनिक पदार्थों में बात करते हैं तो अकार्बनिक पदार्थों में हमारे पास जो आता है वो यूजुअली होता क्या है कि अकार्बनिक पदार्थों में कुछ आयन आते हैं, तो कुछ आयन्स जो होते हैं उनमें जैसे सोडियम,
पोटेशियम क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर खनिज पदार्थों की बात करते हैं या मिनरल साल्ट की अगर बात करते हैं तो मिनरल साल्ट जो होती हैं उसमें बात करें या खनिज लवणों की अगर हम बात करते हैं तो NaCl, Na2 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट खनिज पदार्थों में आते हैं। इसके अलावा कुछ और पदार्थों की अगर बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थों में तो विशेष प्रकार की कुछ गैसें जो होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे O2, CO2 एक्सेट्रा। तो O2 CO2 जो गैसेस जो होती हैं और एक अमोनिया नहीं होती है, तो O2 और CO2 ही प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से जो प्लाज्मा जो होता है उस प्लाज्मा का जो रासायनिक संगठन जो होता है वो इस प्रकार का होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ब्लड कार्पसेल्स, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।